दुनिया में सिर्फ दो खबरें आज चल रही हैं। वो खबरें हैं एक असद का, सीरिया के राष्ट्रपति का रूस भाग जाना और दूसरा बांग्लादेश। आज हम बात बांग्लादेश के करने वाले हैं। सबसे पहले बांग्लादेश के हालात बेहद चिंताजनक है। आज विदेश स्तर की बातचीत हुई। बातचीत में साफ कह दिया गया कि भाई यूनुस सरकार जो है हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अब वो बात कितना मानते हैं, क्या होता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित पुनेठा जी जुड़ चुके हैं और पुनेठा जी बताएंगे कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है और उसका हल क्या है। जिस तरीके से वहाँ हिंसा हो रही है उसको कैसे रोका जा सकता है। हम लगातार लोगों से सर्वे करते हैं, सवाल करते हैं, तमाम तरीके के सवाल पूछते हैं, लेकिन उनसे जो निष्कर्ष सामने आ रहा है वो अभी तक किसी फाइनल निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है। बांग्लादेश की जो हिंसा है वो कैसे रुकेगी, आपका क्या फॉर्मूला है, आपका अपना फॉर्मूला बताएं। देखिए, सबके फॉर्मूले अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक दूसरे देश की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक डिप्लोमेटिक चैनल बीच में होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी शुरुआत आज हुई है। यूनुस सरकार जब से आई है वहाँ पर तख्ता पलट के बाद, तब से हमने देखा पिछले आई है, लाई गई है। तख्ता पलट के बाद आई होगी। हाँ, मतलब लाई भी गई हो सकती है ना, तो जबरन, जब से चाइना के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। हाँ, ऐसा चीज़ें हैं सामने कि हाँ, पाकिस्तान का कहीं ना कहीं बैक एंड सपोर्ट है वहाँ पर और पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट रहता है। तो उस चेन पे आप जाएंगे तो ये चीज़ें एस्टेब्लिश होती हुई आपको ज़रूर दिखेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक किसी कंट्री में दो लोगों की लड़ाई को नहीं सुलझा रहे हैं। हमको अगर सुलझाना है तो एक ऐसे देश, मतलब एक ऐसी जगह जो कि एक अलग कंट्री है, तो उसी के लिए हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने। तो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इसकी शुरुआत होना बहुत ज़रूरी था। हालांकि बहुत सारी बातें कही जाती हैं, सैन्य कार्रवाई की बात भी कही जाती है और ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं। हमने पाकिस्तान में भी देखा था कि जब पाकिस्तान ने अति कर दी थी बॉर्डर पर, तो कैसे हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी पुलवामा के जवाब में और उसके बाद फिर हमने एयर स्ट्राइक भी पाकिस्तान में की थी। तो ऐसा नहीं है, वो ऑप्शंस भी खुले। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एग्रेसिव है हमारी जो मोदी सरकार है, वो कोई बोल क्यों नहीं रहा क्या इस चीज़ को नहीं कोई बयान उस तरीके से नहीं आ रहा है। आज बयान आया ना नहीं, वो विक्रम मिश्री गए तब बयान आया। ये प्रोसेस बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, एक डेढ़ महीने से चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ भी जब किया गया था तो कहकर नहीं किया गया था, करने के बाद बताया गया था कि हमने ये कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें कहकर नहीं की जाती हैं। अगर आपको सैन्य कार्रवाई करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, तो उसके लिए हो सकता है कि अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर इस बारे में बात चल रही हो कि क्या इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, इस पर चर्चा चल रही हो। तो इस तरह की चीज़ें बता के नहीं की जाती। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो चीज़ें, देखिए बैक टू द स्टेज चलेंगी चीज़ें, लेकिन सामने से ज़रूरी है कि एक डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू बातचीत को खोलना, जिसकी शुरुआत आज हुई है। जब से यूनुस सरकार वहाँ पर है, उसके बाद से पहला मौका है जब भारत का विदेश सचिव स्तर का अधिकारी या कोई बड़ा अधिकारी बांग्लादेश गया हो और इस पर बात की हो। और आपने देखा होगा जब ये बातचीत हुई उनकी अपने समकक्ष मोहम्मद तौहीद के साथ, उनकी जब बातचीत हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, मीडिया इंटरेक्शन उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने कंस्ट्रक्टिव शब्द का 4 से 5 बार इस्तेमाल किया। तो यानी कि उन्होंने जो अपनी बातचीत है किस लहजे में कही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखते विक्रम मिश्री की, वो सारी चीज़ें वो बता रही थी कि उन्होंने बहुत क्लियर, लाउड और स्ट्रॉन्ग मैसेज आज बांग्लादेश को दिया है कि देखिए, इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। और जो बांग्लादेश में धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं और सांस्कृतिक जो इम्पोर्टेंस की जगह हैं वहाँ पर जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। और ये जो मीटिंग है, ये एजेंडा, इसमें मुझे लगता है कि यही मेन एजेंडा रहा होगा। अदरवाइज़ ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात उन्होंने की नहीं, ये बताया नहीं कि हम इस चीज़ पर बात कर रहे हैं। 2-3 चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा कि एनर्जी को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर हमने ज़रूर बातचीत की है, लेकिन उनका जो फोकस है वो पीस और कंस्ट्रक्टिव पीस की तरफ को लगातार घूमता रहा। तो मुझे लगता है कि इस पूरी बातचीत का जो मेन एजेंडा है वो यही रहा होगा। ऑफिशियली डिप्लोमेटिक चैनल की आज शुरुआत हुई है, ऑफिशियली इंडिया ने अपनी नाराज़गी रजिस्टर कराई है, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में ज़रूर पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, नाराज़गी अपनी जगह पर है, लेकिन व्यापारिक जो रिश्ते हैं, प्रेशर कहीं से तो बनाना चाहिए था पहले। क्या हम लेट हो गए हैं प्रेशर बनाने में? जो व्यापार है दोनों देशों के बीच, उसको रोका जाना चाहिए था। कोई चैनल, एक बैरियर लगाना चाहिए था, वो बैरियर लगा नहीं। मुझे लगता है उसको लगाने में देर हो गई है, या फिर किसी चीज़ का इंतज़ार है भारत को, क्योंकि वहाँ पर बहुत हालात ख़राब है और वहाँ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, घर में घुसकर मारा जा रहा है, और बताया जा रहा है कि 1971 से जैसे हालात थे उससे भी बदतर हालात अभी हिंदुओं के वहाँ पर हो रहे हैं। तो क्या हमने देर कर दी है,
या हम उस फॉर्मूले को निकालने में अभी भी पशोपेश में है? क्या किस चीज़ का इंतजार, किस चीज़ का है? देखिए मुझे लगता है कि देखिए ये बातें कहने में बड़ी आसान लगती हैं कि सेना भेज दो, अटैक कर दो। नहीं, सेना भेजने की बात नहीं, मैं ट्रेड पे भी आ रहा हूँ। ट्रेड ये बातें की आसान बात ये बातें आसान लगती हैं कि ट्रेड बंद कर दो। अगर मैंने आपको कोई चीज़ बेची तो उसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश अगर एक हमसे तरफ कमा लोग रहा है मारे तो जा रहे हमसे हैं, भी एक कमा तरफ रहा है। लोग मारे जा रहे हैं और हम अपना फायदा देखें और बांग्लादेश अपना फायदा देखें। हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की, तो क्या हमने उनसे व्यापारिक संबंध तोड़ लिए? मेरा आपसे सवाल है। नहीं, जितने पाकिस्तान से हमारे खराब रिश्ते हैं उतने बांग्लादेश से तो नहीं है अभी भी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जितने बांग्लादेश में लोगों पर अत्याचार हो रहा है उससे ज़्यादा पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों को बॉर्डर पे मारा है। उसके अटैक्स जो पाकिस्तान की तरफ से रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह दागे जाते हैं वो हमारे बॉर्डर पर रहने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों ने झेले हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर जो पंजाब बॉर्डर है वहाँ पर रहने वाले लोगों ने झेले हैं। जो हमारा राजस्थान से लगता बॉर्डर है वहाँ पर रहने वाले लोगों ने झेले हैं। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले शुरुआत एक डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू होनी चाहिए थी, जिसकी आज शुरुआत हो गई है डिप्लोमेटिक चैनल्स की। हाँ, अगर उस डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू जो आज भारत ने आपत्ति अपनी जाहिर की है उस पर भी अगर बांग्लादेश नहीं मानता है, यूनुस उस पर एक्शन नहीं लेते हैं या उनकी जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो उस पर सुनवाई नहीं करती है, तो फिर आगे के लिए रास्ते खुले रहेंगे कहने के लिए, आगे के लिए कि हाँ हमने आपसे बातचीत की, हमने एक स्वस्थ माहौल में आपसे बातचीत की, आपके देश में आके बातचीत की, आपत्ति हमने जाहिर की कि आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि सिर्फ दो देशों के रिलेशन की बात नहीं है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है। आपत्ति इस पर यूएस की तरफ से भी जाहिर की गई है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। आपत्ति ब्रिटेन की तरफ से भी जाहिर की गई है। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर वैश्विक स्तर पर घेरना है बांग्लादेश को तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चलना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आज की है और निकट भविष्य में मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट होगा। और नहीं होता है तो फिर हम बाकी जो रास्ते हैं, फिर चाहे वो ट्रेड तोड़ने का रास्ता हो या फिर ट्रेड को कम करने का रास्ता हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक का रास्ता हो, सैन्य कार्रवाई का रास्ता हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर भारत बांग्लादेश को बचाने के लिए, बांग्लादेश को बनाने के लिए अपनी सेना भेज सकता है तो मुझे लगता है कि वहाँ रह रहे जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको बचाने के लिए भी अगर ज़रूरत होगी तो सेना भेजने से गुरेज नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे गुरेज। और जिस तरीके से बॉर्डर पर सख्ती की जा रही है, जो कम से कम 20 से 25 बॉर्डर जो मेन बॉर्डर हैं उन पर सख्ती की जा रही है बांग्लादेश की तरफ से, भारत की तरफ से। उधर बॉर्डर पर बांग्लादेश जो है ड्रोन तैनात कर रहा है, नए नए हथियार आ रहे हैं बांग्लादेश में। विभूति जी हमारे साथ हैं। विभूति जी, आपसे समझना चाहेंगे, हम प्रोग्राम बना रहे हैं बांग्लादेश पर। विभूति जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बांग्लादेश में जो चल रहा है उसका हल क्या है? आप क्या मानते हैं? सरकारें अपनी तरफ से कर रही हैं, विदेश सचिव आज गए, आपका क्या फॉर्मूला है? आप तो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि बांग्लादेश में तुरंत सबसे पहले हिंदुओं पे हमला रुकना चाहिए। सरकार को एक माफ़ीनामा जारी करना चाहिए कि इस देश में जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद तुरंत वहाँ चुनाव होना चाहिए और चुनाव के बाद जो सरकार वहाँ आती है उसके बाद वहाँ अमन चैन शांति कायम हो, यही हम चाहते हैं। चुनाव में पार्टी कौन कौन सी पार्टियां लड़ेंगी? अब मेरे को ये समझ देखिए, नहीं आ रहा, नहीं, क्योंकि चुनाव हसीना जब की होगा, पार्टी यहाँ पर है, वो देखिए, लगातार आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आपकी जरिए आशंका अपने बिल्कुल- कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इतना डर है, इतना दबाव है, आपकी आशंका- कौन खड़ा होगा वहाँ पे चुनाव में? बिल्कुल आपकी आशंका बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि वहाँ चुनाव होंगे तो निष्पक्ष कितने होंगे इस पर एक बड़ा सवाल है। लेकिन वहाँ चुनाव निष्पक्ष रूप से हो और जो शेख हसीना की जो टाइम लगा, पूरे 50 साल लगे, 50 साल, लेकिन गई ना। पूरा परिवार को 50 साल अगर आप सीरिया ने। इंतजार करेंगे तो फिर तो कोई चीज़ शुरू ही नहीं हो पाएगी। अगर आप सोचेंगे यार इसमें तो 2 साल लग जाएगा, 5 साल लग जाएगा, तो हम शुरू ही नहीं। अगर आप वहाँ बैठे रहते तो शायद ये डिबेट शुरू नहीं कर पाते। आप उठे, आपने कैमरामैन को बुलाया, हाथ में माइक पकड़ा, ये डिबेट शुरू हुई, फिर अपने अंत तक पहुँचेगी ना। तो उसके लिए शुरुआत कर, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। आपने तमाशा मूवी का डायलॉग मारा। यस, बिल्कुल। तो यही है। अभी देखिए जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि शेख हसीना इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी पॉलिटिशियन है शेख हसीना। बांग्लादेश में लंबे वक्त तक उन्होंने शासन चलाया है, बांग्लादेश को बनाने में उनके पिता का बड़ा योगदान रहा है और अभी से उन्होंने शुरू कर दिया है चीज़ों को। ये जो मैसेज है ना, ये सिर्फ इसको मैसेज मत समझिए कि जो बांग्लादेश में कार्यकर्ता उनके हैं, उन कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का मैसेज है। जिस तरह से एकजुट वहाँ पर जो कट्टरपंथी ताकतों को यूनुस ने किया या बीएनपी ने किया, ये चाइना ने किया, पाकिस्तान ने किया, तो इस तरह से शेख हसीना भी करेंगी। क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता, अभी कार्यकर्ता छुपे हुए हैं क्योंकि उनकी नेता नहीं है, उनकी लीडर नहीं है। लेकिन अब
शेख हसीना शुरुआत कर रही हैं इस चीज़ की। जैसे मेरी बातचीत हुई थी शेख हसीना के मिनिस्टर से, जब मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं। शेख हसीना उन्होंने कहा कि वहाँ के लोगों के दिल में है और इसका नतीजा आप बहुत जल्द देंगे। बल्कि वो तो ये भी दावा कर रहे थे कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि बांग्लादेश में इलेक्शंस होंगे और जैसे ही इलेक्शंस होंगे और देखिएगा वापस हम सत्ता में आएंगे। तो एक तरह से कोशिश उनकी चल रही है, लेकिन जब तक ये सरकार है, जब तक यूनुस की सरकार है, तब तक हमको बातचीत उन्हीं से करनी पड़ेगी और कोई रास्ता है नहीं फिलहाल। तो बातचीत का रास्ता हमने खोला है और मुझे लगता है कि बातचीत के रास्ते में अब कहीं ना कहीं तो बात पहुंचेगी, या तो हाँ होगा या ना होगा, उसका इम्पैक्ट दिखेगा। नहीं दिखेगा तो फिर भारत सरकार अपना अगला कदम उठाएगी। अच्छा, इस इन सब के बीच एक चीज और है, एक चीज और इम्पोर्टेंट है। फारूक अब्दुल्ला जो हमारे देश में रहते हैं, उनको तो कुछ पता ही हमारे देश में रहते हैं और हमारे देश का खाते हैं, और हमारे देश पर योगी शासन की तुलना बांग्लादेश से करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ देखिए पहले क्या हो रहा है। उनका निशाना योगी सरकार संभल पर था और वो बांग्लादेश से तुलना कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए तो मैं कहूँगा कि उनको जब अगर वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, उनसे जब सवाल किया जाता है कि बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो रहा है, आपका इस पर क्या रिएक्शन है, वो कहते हैं अरे मुझे कुछ पता ही नहीं, तो मैं इस पर क्या रिएक्शन दूँ। उसके बाद आगे कहते हैं, वो कहते हैं कि एक उंगली, इसके बाद वो कहते हैं कि एक उंगली आप अगर बांग्लादेश में उठाएंगे तो 3 उंगली आपके ऊपर भी हैं। वो संभल, वो तमाम बातें कह रहे हैं। मतलब कैसे कैसे लोग हैं। उनकी बातों को तो तवज्जो देनी ही नहीं चाहिए। वो तो पाकिस्तान के लिए भी कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर पर देखिए क्या कर रहा है, भारत इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा, तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ थोड़ी ना पहन रखी है। वो तो वहाँ भी पाकिस्तान की पैरोकारी करते हैं। और ये बीमारी कश्मीर में सिर्फ फारूक अब्दुल्ला को नहीं है, कश्मीर के बहुत सारे नेताओं को ये बीमारी है। मुफ्ती को देख लिए, वो क्या कह रही हैं। वो भी हिंदुत्व को लेकर इल्तिजा मुफ्ती अटैक कर रही है कि राम को शर्म आ जाएगी। इनसे पूछो, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को, मैं भी कह सकता हूं, लेकिन वो विवाद का कारण बन जाएगा। क्योंकि उन्होंने एक धर्म के लिए जय श्री राम के लिए सवाल खड़े किए कि जय श्री राम बोल के लोग उन पर अटैक करते हैं, तो जो कट्टरपंथी हैं वो क्या नारा लगा के लोगों को मारते हैं, जो कट्टरपंथी हैं वो क्या नारा लगा के लोगों के गले काटते हैं। ये चीज़ नहीं देखी है। को देखा फिर ISIS जो वीडियो जारी करता है, उसको जारी करने से पहले वो क्या नारे लगाते हैं। तो आप उन पर मत जाइए। जो काम गलत कर रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन आप उस एक चीज़ को लेके पूरे हिंदुत्व पर सवाल खड़े करेंगे, बांग्लादेश पर हो रही चीज़ों पर कुछ नहीं बोलेंगे, तो फिर सवाल आप ही के ऊपर खड़े होंगे। कश्मीर के नेताओं को मुझे लगता है सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। सीरियसली। कमल कांत जी हमारे साथ हैं। एक जो काफ़ी जानकार आदमी है, उनसे भी हम सवाल कर लेते हैं। कमल कांत जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि बांग्लादेश के हालात का समाधान क्या है? देखिए, आज विदेश सचिव गए हैं, बातचीत हो रही है, उन्होंने हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसका मुद्दा उठाया। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है ना, उसका समाधान ये है कि आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएं। जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक वो मानेंगे नहीं। और बांग्लादेश बार बार क्यों भूल जाता है कि जो बांग्लादेश की जो पैदाइश है ना, वो भारत नहीं किया, पाकिस्तान से कटा, तब जाके बांग्लादेश बना। बांग्लादेश इस वक्त एक्चुअली जो मुझे लगता है कि सिर्फ बांग्लादेश में यूनुस नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत खेल है। पाकिस्तान खेल है, जो मैं कह रहा हूँ खेल है। पाकिस्तान, चाइना भी साथ में हो सकता है। तो यूनुस अभी भले ही सब कुछ कर रहे हो, लेकिन देखिए मतलब जो जिस तरीके से वहाँ माहौल बनता जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं कि तख्ता पलट हो जाए। तख्ता पलट इस वक्त खूब चल रहा है, सीरिया में हुआ, तो बांग्लादेश में भी मुझे लगता है कि तख्ता पलट हो सकता है। तो तमाम सवाल आपने सुने, तमाम सवालों के जवाब आपने सुने। आप इस वीडियो पे क्या कहना चाहते हैं? बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसे रोकने के लिए सरकार के जो कदम हैं, विदेश सचिव की जो आज बातचीत हुई है, इसके अलावा आपका कोई फॉर्मूला है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो एक कमेंट बॉक्स पे नीचे लिख के बता सकते हैं। नमस्ते। इंडिया न्यूज़ को देखते रहिए।